जय हिंद। आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना किसको कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किसको कहते हैं, तो बोलना है प्रस्तावना को बोला जाता है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। संविधान की कुंजी, जैसे किसी हम लोग फिल्म में देखते हैं, पूरा फिल्म जब स्टार्ट करते हैं ना, तो एक तरह से पहले बता दिया जाता है कि फिल्म में क्या है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेलर कहते हैं। तो उसी तरह प्रस्तावना है। संविधान में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, सब आपका प्रस्तावना में झलक आ जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं प्रस्तावना की ओर। सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि प्रस्तावना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्रस्तावना के बारे में पूरी तरह समझना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें देखिए हम भारत के लोग, हम भारत के लोग की मतलब क्या हुआ, इसके अर्थ स्वरूप समझे कि जो हमने संविधान बनाया है सिर्फ भारत के लोग नहीं बनाया है, इसका अर्थ स्वरूप हुआ। बोला जाता है कि संविधान की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो बोलना है नागरिक से। भारत के यहाँ पे जो भी लोग हैं, रह रहे हैं, उसी से शक्ति प्राप्त होती है। तो वही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हर शब्द के बारे में हम आपको समझाएंगे। आपको पहले हम पढ़ के सुना देते हैं। इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने तरह से न्याय? 3 तरह से न्याय। एक क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर बोलता है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने तरह की स्वतंत्रता बोल रहा है? 5 तरह के। फिर बोलता है प्रतिष्ठा और अवसर की क्या बोलता है? समता। तो आपसे बोलता है कि समानता कितने बार की बोल रहा है? तो 2। एक होता है प्रतिष्ठा, एक होता है अवसर। इसका बोलता है समता। प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, हर आदमी की गरिमा होती है, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले, बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व मतलब भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को क्या बोलते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं। बोला जाता है कि ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना के हम पढ़े सभी संविधान के बारे में झलक आया। अब हम एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलना है? अमेरिका से लिया गया है।
बाकी यहाँ पर एक शब्द आता है, एक प्रस्तावना भाषा। प्रस्तावना भाषा की बात बोला जाए तो कहाँ से लिया गया है, तो बोलना ऑस्ट्रेलिया से। आपसे प्रश्न दो तरह से पूछेगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको ये फंसा सकता है कि बताइए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो बोलना है अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोलते हैं। बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा में ये प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए विधान बोलता है संविधान सभा में प्रस्तुत कौन किया था, तो बोलना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो बोलना है क्या, 26 नवंबर 1949 को। आपसे प्रश्न ये तरह से पूछता है कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बोलेगा बताइए औपचारिक रूप से, कितने रूप से, औपचारिक रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो क्या बोलना है, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न पूछता है, बोला जाता है कि ए पालिके वाला ने कहा, प्रस्तावना को क्या कहा, तो बोला संविधान का परिचय पत्र बोला। संविधान के क्या बोला, परिचय पत्र। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो क्या बोलना है, ए पालिके वाला ने बोला था। प्रश्न पूछता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा या कुंजी। लेकिन अनुच्छेद 32 को भी बोला जाता है संविधान की आत्मा, समझे, संविधान की आत्मा। लेकिन कौन बोला था, तो भीमराव अंबेडकर ने बोला था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोला, तो क्या बोलना, 32 को। याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग स्वरूप, प्रस्तावना के स्वरूप को और उद्देश्य को बारे में पढ़ेंगे। इसका स्वरूप क्या है, स्वरूप मतलब क्या हुआ, स्वरूप के मतलब हुआ कि उसका फेस कैसा है, समझे, संविधान का। तो कहा गया है कि स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके अर्थ पहले समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के मतलब कि भारत किसी पर निर्भर नहीं है निर्णय लेने के लिए, बाहरी हो या आंतरिक हो, समझे, किसी पर निर्भर नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश पर बताइए 200 वर्ष पर कौन आक्रमण किया, अंग्रेज, उसकी गुलाम रहे हम लोग। लेकिन अब हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। कोई भी डिसीजन लेंगे तो किसी से प्रेरित होकर नहीं, खुद ही डिसीजन लेंगे, किसी को कहने पर नहीं। तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व बोला जाता है, समझे। अब हम लोग समझते हैं समाजवादी। समाजवादी समझने से पहले हम लोग जाते हैं पहले यूरोप में। कार्ल मार्क्स के नाम आप लोग सुने होंगे। कार्ल मार्क्स ने समाजवादी को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो उनका तरीका अलग था। उनको कहना था कि एक पार्ट में गरीब एक पार्ट में अमीर है, तो उसको कहना था कि संघर्ष द्वारा अमीरों को संपत्ति को छीनकर और गरीबों में बांट देना, समझे। तो समानता की बात बोलता है कि कोई भी गरीब नहीं हो सकता है, सभी एक जैसा हो सकता है। लेकिन भारत की पक्ष में देखा जाए तो वो चीज, वो समाजवादी को क्या करता है, खंडन करता है। गांधी जी के विचार पर आधारित है भारत का समाजवादी। इसमें कहा गया कि किसी संघर्ष के बल पर नहीं समाजवादी को बढ़ावा दिया सकता। ये
आपस में मिलजुल कर ही दिया जा सकता है। समाजवादी के मतलब हुआ कि असमानता को दूर करना, गरीबी को दूर करना। तो कैसे? लोकतांत्रिक तरीका से। कैसे? लोकतांत्रिक तरीका से क्या करना है? गरीबों को दूर करना है। तो इसी को क्या बोला जाता है? समाजवादी। तो उसी तरह से हमारा जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित का अर्थ क्या हुआ कि इसमें सरकार और क्या निजी दोनों, सरकार और निजी कंपनी दोनों मिलकर क्या कर सकता है? इस समाजवादी को बढ़ावा दे सकता है। और समझे? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहते हैं किसको? पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य हुआ कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आप चलिए पाकिस्तान, वो अपने आप को इस्लामी धर्म, इस्लामिक देश बोलता है, राष्ट्र बोलता है। समझे? सऊदी अरब चल जाइए, वो अपने आप को क्या बोलता है? इस्लामी राष्ट्र। उसी तरह हमारा देश नहीं कहता कि हिंदू धर्म है, कभी कहीं लिखी हुई नहीं है कि ये चीज। वही कहता है हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, हमारा देश का कोई अपना धर्म नहीं है। हमारे देश के अंदर कई प्रकार का धर्म के लोग रहते हैं मिलजुल कर। समझे? तो इसी कहा जाता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहा जाता है हमारा देश को। और सभी धर्म को एक जैसा क्या करेगा? व्यवहार करेगा सरकार, और बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। एक होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक के मतलब क्या हुआ? इसमें समझने की पहले हम लोग समझते हैं कि उससे पहले जाने थे कि संविधान की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो? जनता से। तो उसी कहता लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे मुख्य बिंदु है जनता, नागरिक। समझे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव होता है, कोई भी सरकार आने से पहले हम लोग क्या वोटिंग देते हैं। अब वोटिंग देकर उसको क्या करते हैं? जिताते हैं और सरकार में बैठाते हैं। यदि संविधान के अनुरूप काम नहीं करता है तो हम लोग के इतना पावर जनता में है उसको हटा भी सकते हैं। समझे? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब शक्ति किस में रहता है? तो जनता में रहता है। किसमें? जनता में रहता है। समझे? तो वही कहा जाता है हमारा देश को लोकतंत्र की जननी बोला जाता है। लोकतंत्र का जन्म ही हुआ भारत में, बिहार में जिसको बोलते हैं। अब आते हैं गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य गणतंत्र की तात्पर्य हुआ कि देश की प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा, चुनाव द्वारा क्या होगा? निर्वाचित होगा। आप समझे? जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो क्या किया? 5 साल के लिए उसको निर्वाचित हुआ है। क्या एक व्यक्ति आप देख सकते हैं कि देश का प्रमुख सभी दिन रहते हैं? नहीं। समझे? तो इसका तात्पर्य हुआ कि देश का प्रमुख चुनाव प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? निर्वाचित हुआ। समझे? अब आते हैं, आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग उद्देश्य। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है हम वो भी बताएंगे। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न कैसे पूछता है, पहले इसको समझ लेते हैं। उद्देश्य में क्या है कि न्याय, सभी को न्याय देने की बात बोलता है। सभी को क्या बोलता है? न्याय देने की बात। तो कौन सा न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। बात समझे? तो ये चीज कहां से लिया गया? तो बोलिएगा रूस से लिया गया। कहां से? रूस से लिया गया। समझे? सामाजिक न्याय की मतलब हुआ कि भारत के अंदर कोई भी लोग है, किसी धर्म के है, किसी जाति का है, किसी लिंग का है, किसी स्थान का है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते।
समझे? किसी लिंग के आधार पर नहीं आप कह सकते हैं कि इस लिंग का है, इसको और बढ़ावा दिया जाए। बात समझे? तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें सामाजिक न्याय में। अब आर्थिक न्याय में समझते हैं। तो सामाजिक न्याय में कहाँ हमारे संविधान में पता है उल्लेख मिलता है? तो हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़े थे। बोला गया था कि कानून के सामने सभी बराबर होगा, भले कोई धर्म का है, कोई जाति का, कोई लिंग का, सभी एक जैसा होगा। किसके सामने? विधि के सामने या कानून के सामने। और अनुच्छेद 15 में भी कहा गया था कि बताइए किसी लिंग, किसी जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रतिबंध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 में भी कहा गया था कि किसी भी जातीय धर्म के आधार पर, किसी जाति और धर्म के आधार पर नौकरी में उसको प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, सभी का अवसर सम्मान दिया जाएगा। समझे? जो भी सरकारी नौकरी में देखा जाता है, सभी का, कोई भी जाति धर्म को होता है, सभी को अवसर दिया जाता है उसमें। समझे? अब अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया था? अस्पृश्यता का क्या बोलते हैं उसको, जिसको छुआछूत बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया? उपाधियों का अंत। तो बताइए सामाजिक न्याय में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमारे संविधान में? अब आते हैं हम लोग आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या होगा कि आर्थिक न्याय में होता है कि यदि एक काम पुरुष और वही काम यदि महिला कर रही है तो दोनों का वेतन क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए। किस में उल्लेख मिलता है? तो 39 में मिलता है, बताए 39 में मिलता है। ठीक है। एक होता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है? तो राजनीतिक न्याय होता है कि सभी, कोई भी जाति धर्म का है, सभी राजनीतिक कार्यालय में समान रूप से उपस्थित हो सकता है। कोई भी यदि नेता में खड़ी होना चाहता है तो किसी को रोक नहीं सकते हैं। समझे? कोई अनुच्छेद 326 के तहत जहाँ सभी क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। अब वोट से उसको रोक नहीं सकते। समझे? सभी देखिए कितना बड़ा से बड़ा आदमी रहता है, अमीर से अमीर आदमी रहता है, गरीब से गरीब आदमी, एक लाइन में खड़ी होता है वोट देने के दिन। भले कितना बड़ा आदमी हो, बाकी लाइन में सभी एक से खड़ी होता है कि नहीं? और सभी का वोट का कीमत एक ही होता है। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी का वोट का कीमत ज्यादा होता है और गरीब का कम होता है। बात समझ में आया आप लोग का? अब आते हैं स्वतंत्रता की बात। तो स्वतंत्रता कितने तरह का दिया गया? तो 5 तरह का। आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता कितने तरह से दिया गया? 5 तरह से। न्याय कितने तरह से? 3 तरह से। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ समझते हैं। पहला क्या है? विचार की स्वतंत्रता। आप कोई चीज आप विचार कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाले नहीं है। समझे? अपने अपने तरह से विचार कीजिए, अपने को बेहतर कीजिए। आप बेहतर होगा तो हमारा देश भी बेहतर, राष्ट्र विकसित होगा कि नहीं होगा? फिर बोलता है अभिव्यक्ति की। आप कोई भी विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। फिर बोला गया धर्म की स्वतंत्रता। किसी धर्म को आप मान सकते हैं। धर्म की बात कही गई है कि नहीं? अनुच्छेद 25 से 28 तक कहा गया है ना? तो कोई भी आपका रोकेगा नहीं। विश्वास की धर्म स्वतंत्रता। आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, किसी धर्म को विश्वास कर सकते हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। उपासना का, हम लोग हमारे संस्कृति में उपास करने का परंपरा रहा है, तो उपासना का स्वतंत्रता है। तो कितने तरह का हुआ? 5 तरह का। कितने तरह का? 5 तरह का। स्वतंत्रता समझ में आया आप लोग का? समझ में ही आया कि हम लोग का क्या स्वतंत्र किस लिए दिया गया? कि अपने आप को विकास कर सके। समझे? आप विकास कीजिएगा तभी ना देश भी क्या होगा? ऊंचाई पर जाएगा। अब आते हैं क्या बोलते हैं उसको? समता। समता 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह। एक नागरिक, एक होता है राजनीतिक, एक होता है क्या? आर्थिक। बात समझ में आया आप लोग का? तो अभी बोले नागरिक में अभी बताए अनुच्छेद 15 से 18 तक, और फिर राजनीतिक में भी वोट देने की परंपरा बताई। फिर उसके बाद आर्थिक में अनुच्छेद कितना बताए? 40 बताए कि नहीं बताए? जो काम के लिए जो भी यदि पुरुष या महिला है, एक
सेम काम कर रहा है उसका वेतन भी सेम मिलेगा। लेकिन इसमें एक और इसमें बात रखना है ध्यान, आपसे बोलेगा बताइए कि प्रस्तावना में क्षमता की बात कितना कहा गया, तो 2 कहा गया, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। समझे, अवसर सभी को एक जैसा मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा सभी को मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसमें कितने तरह का, 2 तरह, कितने, 2 तरह का। और व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की क्या होता है, गरिमा। अब किसी को गरिमा को भंग नहीं कर सकते, बस समझे। उसके बाद में राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। क्या, जब भी नेताजी लेते हैं शपथ, ईश्वर की शपथ लेते हैं, क्या करते, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। समझे, करता है ना। तो हमारा देश में देखिए कई तरह का धर्म जाति का लोग रहते हैं, तो विविधता में एकता है, और समझे। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सभी को क्या कर, अक्षुण्ण रखूंगा। अक्षुण्ण रखना भी जरूरी है। और बंधुत्व को क्या बढ़ावा, बंधुत्व को बढ़ावा दूंगा, मतलब भाईचारा को बढ़ावा देने की बात बोला गया। ये आपका क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य। अधिवेश लिखना होगा ना, तो इसमें डिटेल लिखना होता है, समझे। बंधुत्व हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात। अब सर प्रश्न आएगा कहाँ से, थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ मामला गया था कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ गया था, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सवाल उठने लगा प्रस्तावना पर कि बताइए संविधान की भाग है या नहीं है। लो, मामला चल गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 1960 में बेरुबाड़ी संवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की भाग नहीं है। पूछता है संविधान के भाग था, आपसे बोलेगा तो नहीं। कब कहा, तो बेरुबाड़ी संवाद में 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कब कहा गया, बेरुबाड़ी में। फिर बाद कुछ दिन बाद केशवानंद भारतीय आर्य संघवाद 1973 में, ये बोला नहीं, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, हिस्सा है, इसको भगा नहीं सकते हैं प्रस्तावना, ठीक है ना। अब बोला कि इसको संशोधन भी कर सकते हैं, संसद संशोधन कर सकती है, समझे। लेकिन मूल ढांचा को छोड़कर, इसमें कुछ मूल ढांचा बनाया गया था, अगले क्लास में पढ़ेंगे। उस मूल ढांचा को छोड़कर ही संशोधन कर सकती है, नहीं तो नहीं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना किसका, संविधान का हिस्सा है, तो बोलना है केशवानंद भारतीय वाद में, बात समझे, 1973 में। और LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, संविधान का आंतरिक भाग है। ये रहा आपका प्रस्तावना का क्लास। अब प्रश्न कैसे बनेगा, कहाँ से पूछता है, तो देखिए बताते हैं। प्रश्न पूछता है कि बताइए प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय की बात कही गई है, तो 3 तरह का। कितने तरह का, 3 तरह का। आपसे प्रश्न पूछेगा स्वतंत्रता, बताइए कितने तरह की बात कही गई है, तो बोलना है 5 तरह का। कितने, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रस्तावना में, बात समझे। और समता की बात बोलेगा तब कितने तरह का, 2 तरह। कितने, 2 तरह की बात कही गई। बस आप बोलेगा बताइए संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, 1949 को, सॉरी 1949 को। औपचारिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, बात समझे। बोलेगा बताइए सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्तुत संविधान सभा में कौन प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। आज पूछता है कि बताइए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, ज्यादा पूछता है, तो अमेरिका से। बोलेगा प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। ये पूछता है, याद रखिएगा, बात समझे। संविधान को क्या बोलते हैं, आत्मा। किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को। किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को। क्या बोलते हैं इसको, संविधान की आत्मा। बात समझ में आया आप लोग का। चलिए, आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ना भी आया है ना, तो कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरे 1-2 बार अपने आप देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग,
कहीं भी जाते हैं तो इसको ले जाइए और बार बार इसको देखिए, रिवाइज कीजिए। रिवाइज ही सब कुछ कर सकता है आपको। और खुद से किताब पढ़िए, समझे। जैसे लूसेंट हो गया, उसको एक बार ये टॉपिक को पढ़िए और केवल ऑब्जेक्टिव लगाइए, समझे। ऑब्जेक्टिव लगाकर खुद से बोलना सीखिए, बोल बोल के पढ़िए। और बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है कि आपको आई भी क्या, आपका आँख भी काम करता है, एयर भी काम सुनता है, और सब तीनों तरह से काम करता है, तो ज़्यादा तक आदर होता है, समझे। तो उसको बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि क्लास आपको आशा करते हैं पसंद में आ रहा है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।